हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और पॉलिटी की अगली क्लास लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब है कि किस प्रकार से सरकार के जो अंग हैं उनको सेपरेशन ऑफ द पावर यानी कि शक्ति का अलग अलग ताकत को इस्तेमाल करने के लिए अधिकार दिया गया है। अर्थात किसी की भी पावर एक दूसरे में मिक्स नहीं है। सभी जितने भी अंग हैं सरकार के, अंग का मतलब है जो लोकतांत्रिक राज्य के जो 3 पिलर हैं, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। तो इनके सभी के अंग क्या हैं? ये सब तीनों के तीनों अंग अपने आप में सेपरेट हैं और इनकी पावर सेपरेट है। तो पावर सेपरेट होने की वजह से इसे क्या कहते हैं? सेपरेशन ऑफ द पावर यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। देखिए क्या होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, इसको आगे पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की जो शासन व्यवस्था है, वो संसदीय शासन व्यवस्था है। तो उस संसदीय शासन व्यवस्था पे हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम समझेंगे कि सरकार के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, सरकार के या राज्य के 3 अंग हैं। सरकार के या राज्य के 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं? राज्य के 3 अंग हैं। एक क्या है? एक है आपका विधायिका, एक है आपका कार्यपालिका, और एक है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना और नीतियां बनाना, कानून को लागू करने के लिए नीतियां बनाना, और न्यायपालिका का काम है इन दोनों के कार्यों का एक तरीके से समीक्षा करना, उन पर नज़र रखना कि ये संविधान सम्मत है या नहीं। मैं इस राज्य के ऊपर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान लिख सकता हूँ, क्योंकि संविधान के अंतर्गत राज्य काम करेगा। और उसी राज्य के अंतर्गत 3 पिलर हैं, उसके 3 अंग हैं, विधायिका के रूप में, कार्यपालिका के रूप में और न्यायपालिका के रूप में। अब हमें ये पढ़ना है कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है। देखिए, पहले हम ये देखेंगे कि विचारधारा कहाँ डेवलप होती है दुनिया में और ये कैसे बनी। तो अमेरिकी स्तर पर जब अमेरिका आज़ाद होता है तो अमेरिका ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत सबसे पहले अपनाया और फिर वहीं से हमने इसको ग्रहण किया है। देखिए, इसकी 3 विशेषताएं होती हैं सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी कि देखो, शक्ति पृथक्करण, अलग होना। सिद्धांत मतलब उसका ये डॉक्ट्रिन है, ठीक है। तो सेपरेशन होना, शक्ति का अलग अलग होना, इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है, इसकी शक्ति अलग है। कोई से की भी पावर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, कोई से के भी अधिकारी एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर। इसका बिल्कुल जो प्योर रूप है वो अमेरिका में अपनाया गया है, लेकिन भारत में भी अपनाया है, लेकिन उस सम्मिश्रण के आधार पर है। उसको बिल्कुल शक्ति पृथक्करण नहीं कहा जा सकता। वो भारतीय सिस्टम और भारतीय लोगों के अनुरूप काम करता है, ठीक है। तो इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। इसकी 3 विशेषताओं में क्या क्या विशेषता है देखिए। राज्य के एक अंग का हस्तक्षेप दूसरे अंग में नहीं होना। राज्य के एक अंग का हस्तक्षेप, यानी कि ये 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। राज्य के एक अंग का हस्तक्षेप किसी दूसरे में नहीं होना, अर्थात विधायिका कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और न्यायपालिका विधायिका के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ठीक है। और ना ही विधायिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप करेगी। अर्थात ये एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाएंगे, अपने स्तर पर अपने अधिकारों पे काम करेंगे और संविधान सम्मत, संविधान के अधीन रहकर तीनों ही संस्थाएं काम करेंगी। तो इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ द पावर, अर्थात राज्य के अंग का एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना। आगे देखिए, राज्य के सभी अंगों के पदाधिकारी, इसके पदाधिकारी, इसके पदाधिकारी, इसके पदाधिकारी अलग अलग होने चाहिए। पदाधिकारी कैसे होने चाहिए? अलग अलग। कैसे? विधायिका में जो लोग बैठते हैं वो कार्यपालिका का अंग नहीं होने चाहिए, और कार्यपालिका में जो लोग बैठते हैं वो न्यायपालिका का अंग नहीं होना चाहिए, और ऐसे ही न्यायपालिका के लोग विधायिका से उनको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और न ही विधायिका के लोगों को न्यायपालिका और कार्यपालिका के लोगों से कोई मतलब होना चाहिए। इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, अर्थात शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं इसे आप, या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, शक्तियों का अलग अलग स्तर पर अपने तरीके से उपयोग करना,
जिस प्रकार से संविधान ने उन्हें दी है, इसे कहते हैं शक्ति का सेपरेशन। अब देखिए तीसरी इसकी विशेषता क्या है, राज्य के सभी अंगों के कार्य भी पृथक होने चाहिए। भाई इसका काम है कानून बनाना, कानून बनाना। इसका काम क्या है, कानून को लागू करना, नीतियां बनाना। इसका काम क्या है, समीक्षा करना। इसका काम क्या है, समीक्षा करना। तो तीनों का अलग अलग काम है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो तीसरी विशेषता पे भी ये खरा उतरता है। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ है, ऐसी व्यवस्था आपकी अमेरिका में अपनाई गई है। अब देखिए हम अमेरिका से कैसे अलग हैं, पहले थोड़ा सा हम अमेरिका को समझते हैं, उसके बाद हम अपनी सेपरेशन पावर को समझते हैं। देखिए राज्य के एक अंग का हस्तक्षेप, पहली विशेषता, राज्य के एक अंग का हस्तक्षेप किसी दूसरे में नहीं होना, दोनों के तीनों के पदाधिकारी अलग अलग होना, और राज्य के सभी अंगों के कार्य भी अलग अलग होना। सभी का मतलब है इन तीनों का, जो राज्य के पिलर के रूप में बनाए गए हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। अब देखिए इसमें क्या होता है आगे, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण को समझेंगे कि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण क्या है। देखिए ये व्यवस्था सबसे पहले वहीं अपनाई और बिल्कुल प्योर रूप में। प्योर रूप का मतलब है कि तीनों अंग अलग अलग है, सेपरेशन ऑफ द पावर है, और सभी के अपने अधिकार हैं, अपने अंगों के द्वारा वे काम करते हैं और किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। देखिए इसको समझाता हुआ चलूंगा आपको, मैं चार्ट से समझाऊंगा आपको बिल्कुल इसका एक एक चीज़ को, पहले थोड़ा सा समझ लो। देखिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन पावर इन अमेरिका। अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की शक्तियां और तीनों के कार्य करने वाले पदाधिकारी अलग अलग हैं। जैसे मैंने अभी बताया पहले कि सेपरेशन ऑफ पावर में जो तीन पार्ट हैं, पिलर हैं, जो लोकतंत्र के या राज्य के, उनके तीनों के अधिकारी देखिए तीन कौन कौन सी हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों की शक्तियां और काम करने वाले लोग अलग अलग हैं। बिल्कुल सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ अंतर संबंध भी पाया जाता है, इसलिए शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया गया है, जहां कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है और विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करती है, तथा न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका तीनों पर नियंत्रण बनाए रखती है। बिल्कुल वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कार्यपालिका विधायिका के कार्यों पर नियंत्रण रखेगी या उनकी निगरानी करेगी, और कैसे विधायिका कार्यपालिका को लिमिटेड करती है, सीमित करती है, और कैसे न्यायपालिका इन दोनों की समीक्षा करेगी, अर्थात उन पर नियंत्रण बनाए रखेगी। क्या करेगी, नियंत्रण बनाए रखेगी, कौन, न्यायपालिका। अब देखिए आगे क्या होता है, अमेरिका में राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का सदस्य होने के लिए यह आवश्यक है कि वह विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो विधायिका से अलग होना चाहिए। बिल्कुल अभी अगली स्लाइड में समझाता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। देखिए अतः अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका के निर्वाचन भी अलग अलग होते हैं और राष्ट्रपति सीधे जनता से चुना जाता है। इसे यहाँ समझते हैं, देखो बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा आपको। शक्ति पृथक्करण, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण, अमेरिका में शक्ति पृथक्करण। देखिए अमेरिका में शक्ति पृथक्करण कैसे काम करता है। यह है आपका संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, या यहाँ आप राज्य भी लिख सकते हैं या सरकार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, या सरकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस सरकार के तीन अंग हैं, लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट, ठीक है, दूसरा है एग्जीक्यूटिव अर्थात जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, समझाऊंगा कैसे, और तीसरा है जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका के जो सरकार है उसके तीन अंग हैं, पहला लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, क्या, विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, कार्यपालिका, तीसरा जुडिशियरी यानी कि जुडिशियल सिस्टम, न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब देखिए इसका जो प्रधान होता है वो होता है प्रेसिडेंट। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अमेरिका में कौन सा सिस्टम है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन
प्रणाली। अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। लेकिन भारत में इससे अलग है। भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है, मंत्रिपरिषद शासन प्रणाली कह सकते हैं आप इसे। कैसे? जो लोग उठकर संसद में जाकर बैठते हैं वही लोग मंत्रिपरिषद बनाते हैं, उन्हीं में से प्रधानमंत्री और मंत्री चुने जाते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो विधायिका है, इसमें जो लोग चुन के आते हैं, इसमें जो लोग चुन कर आएंगे वो केवल विधायिका के मेंबर होंगे, वो कार्यपालिका के मेंबर नहीं होंगे। यहाँ राष्ट्रपति होगा मेन व्यक्ति, किसका? एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का। और इसकी जो परिषद होगी, राष्ट्रपति की जो परिषद होगी, उसके काम करने के लिए वो बिल्कुल फ्री होती है। अर्थात ना तो वो विधायिका के लोगों से शामिल होती है, ना ही उसमें न्यायपालिका के लोग शामिल होते हैं। ये इसकी मर्जी है, ये किसको अपनी परिषद में रखेगा। ये बिल्कुल सेपरेट काम करती है। लेकिन भारत में कार्यपालिका के लोग विधायिका के भी लोग होते हैं। समझ में आ रही ना बात? क्यों? क्योंकि भारत में कैसा समन्वय का सिस्टम लागू किया गया है, अर्थात कोरिलेशन है दोनों में। सेपरेशन तो है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन इनके लोग कभी कभी सम्मिलित हैं। कैसे? कि कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधायिका के भाग होते हैं। ठीक है। लेकिन अमेरिका में ये बिल्कुल सेपरेट है, ये बिल्कुल सेपरेट है। राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद बिल्कुल भी विधायिका का अंग नहीं होते। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का डायरेक्ट चुनाव होता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है? अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा डायरेक्ट जनता चुनती है, अर्थात जनता उसमें वोट डालती है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता डायरेक्ट। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता वोट डालती है। तो इसलिए अध्यक्षीय सिस्टम में बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है उसको। राष्ट्रपति और उसकी परिषद पूरी एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेंगे। इसी प्रकार न्यायपालिका का भी बिल्कुल सेपरेशन है। वो ना तो कार्यपालिका का अंग का हिस्सा है और ना ही वो विधायिका के अंग का हिस्सा है। वो बिल्कुल सेपरेशन के रूप में यानी सेपरेट रूप में काम करती है। भारत में थोड़ा सिस्टम अलग है। अमेरिका का सिस्टम समझ आया? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बिल्कुल तीनों सेपरेट रूप में काम करेंगे, क्योंकि ये इन्हें लोग अलग चुनेंगे, इन्हें अलग चुनते हैं राष्ट्रपति को, और ये जुडिशियल सिस्टम अलग तरीके से वहाँ पे अपॉइंट होता है। तो इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, अर्थात कोई भी किसी के भी काम में टांग नहीं अड़ाता। अब देखिए भारत में क्या सिस्टम है। भारत में क्या सिस्टम है हमने ये वहीं से लिया है। अब पहले इसका थोड़ा सा इसकी हानि समझ लेते हैं कि इसकी हानि क्या होती है, तब हम भारतीय सिस्टम पे आ जाएंगे इसको समझने के लिए। देखो इसकी हानियां क्या है। शक्ति पृथक्करण की हानि। देखो शक्ति पृथक्करण से क्या होता है? सिद्धांत में स्वतंत्रता का संरक्षण तो होता है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में किसका संरक्षण होता है? स्वतंत्रता का संरक्षण होता है, क्योंकि कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ा था और अपने स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, किसी के दबाव में कोई काम नहीं करता। लेकिन क्या होता है? सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती हैं। सीमित हो जाती हैं कैसे? क्योंकि उधर न्यायपालिका बैठी है और उधर विधायिका बैठी है। ठीक। इसका एक नुकसान और भी है कि शक्ति पृथक्करण के परिणाम स्वरूप शासन के तीन अंगों के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती है, अर्थात एक दूसरे के संघर्ष के रूप में खड़े हो जाते हैं। कार्यपालिका पर विधायिका लगाम लगाने के चक्कर में नए नए कानून ला सकती है। ठीक है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के साइन जरूरी है, तो फिर राष्ट्रपति को फिर अपनी पावर है। तो फिर जब वहाँ पावर सेपरेशन होते हुए भी दोनों एक दूसरे के बीच संघर्ष बना रहता है। ऐसे ही न्यायपालिका किसके रूप में काम करेगी? सदन के रूप में काम कर सकती है, तीसरे सदन के रूप में। क्यों? क्योंकि उसे सेपरेट रूप में अलग ज्यादा सिद्धांत पावर दिए गए हैं। कैसे समझिए? विधायिका बजट पारित न करेगी तो कार्यपालिका को खर्च के लिए वित्त प्राप्त नहीं होगा। समझ में आ रही ना बात? अगर ये एक दूसरे के अंग नहीं होंगे या कुछ लोग शामिल नहीं होंगे और वो बिल्कुल सेपरेट है, तो कार्यपालिका कहेगी भाई खर्चे के लिए पैसे दो, विधायिका कहेगी कि हम तो प्रस्ताव ही पास नहीं करते, तो वो कहेंगे फिर काम कैसे करेंगे? तो अंतर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। कैसे? वहीं न्यायपालिका विधायिका के कार्यों में अवरोध उत्पन्न कर सकती है कि जो कानून बनाएगा उसकी ज़्यादा समीक्षा करके उसको रोक सकती है, तथा न्यायपालिका तीसरा सदन के रूप में काम कर सकती है, अर्थात न्यायपालिका विधायिका पे रोक लगा सकती है, यानी कि ज़्यादा समीक्षा करके न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उसके कामों में टांग अड़ाने की
की जरूरत कर सकती है। इसलिए देखिए, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि इसे मूल आधार को के रूप में ग्रहण किया। अर्थात हमने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो अपनाया, हमने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत तो अपनाया, लेकिन उसे अपने मूल रूप में अपने तरीके से अपनाया, ना कि बिल्कुल अमेरिका का हूबहू व्यवस्था है। ठीक है, अब देखिए इसकी हानि क्या है, आपने समझ ली। हानि है अंतर्विरोध उत्पन्न हो सकता है, न्यायपालिका तीसरे सदन के रूप में आ सकती है, और विधायिका कार्यपालिका को काम करने के लिए रोक सकती है, उसमें उसे तंग कर सकती है। ठीक है, अब देखिए ये है भारत में शक्ति पृथक्करण, इसको समझना है। भारत में शक्ति पृथक्करण, भारत में शक्ति पृथक्करण को समझना है। अब देखिए भारत में शक्ति पृथक्करण क्या है। भारत में शक्ति पृथक्करण, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन, इसे राज्य कह सकते हैं या भारत, एक ही बात है, या सरकार भी कह सकते हैं आप, एक ही बात है। ठीक है, सरकार या कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक पार्ट है लेजिस्लेटिव, विधायिका, वही बात विधायिका, एकदम ऐसे समझते चलिए कैसे सेपरेशन में ये थोड़ा सा अलग है अमेरिका से। पार्लियामेंट, विधायिका या संसद, भारत में इसे संसद कहते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका जिसे सरकार कहते हो आप, कार्यपालिका यानी कि क्या, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, क्या है, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद। इसका सबसे उच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है, इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन है, राष्ट्रपति है। जुडिशियल में बिल्कुल सिंपल सी बात है, कौन है, सुप्रीम कोर्ट। इसमें पीएम, उसकी परिषद, और उसके ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट, यानी कि सारे काम तो होंगे प्रेसिडेंट के माध्यम से, लेकिन पावर किसके पास ट्रांसफर है, प्रधानमंत्री के पास में ट्रांसफर है। तो देखिए कैसे अलग हैं हम इनसे, अमेरिका से हम थोड़ा सा अलग हैं। कैसे अलग हैं, ये कौन कौन से अंग हैं इसके, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा हो गई। अब देखिए इधर सुप्रीम कोर्ट हो गया, जुडिशियल सिस्टम में यह है सुप्रीम कोर्ट। अब देखो ये इससे सेपरेट है, किससे, आपके कार्यपालिका से। लेकिन देखना, जो संसद में लोग जीत कर आते हैं, अर्थात संसद में जो लोकसभा में, संसद जो लोकसभा का पार्ट है, उस लोकसभा में जिसको बहुमत होता है, जिसको बहुमत होता है, अर्थात जिस पार्टी को बहुमत होता है, उस पार्टी के लोग कहाँ शामिल हो जाते हैं, कार्यपालिका में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, अर्थात इसके व्यक्ति इसका अंग नहीं बन सकते। वहाँ प्योर सेपरेशन ऑफ पावर को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ समन्वय को अपनाया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर शक्ति का पृथक्करण नहीं, बल्कि कार्यों का पृथक्करण है। यहाँ इसके अलग कार्य हैं और यहाँ इसके अलग कार्य हैं। देखिए जब ये लोग लेजिस्लेटिव का अंग होंगे तो ये कानून बनाने का काम करेंगे, और जब ये परिषद में शामिल होकर सरकार बनाएंगे, प्रेसिडेंट के साथ मिलकर, यानी कि प्रेसिडेंट के नाम से जब काम करेंगे, कार्यपालिका का अंग बन के, तो कानूनों को लागू करेंगे, नीतियों को लागू करेंगे, लोगों तक सामाजिक न्याय पहुंचाएंगे। ठीक है, आर्थिक न्याय पहुंचाएंगे। तो ये सब ये काम किसके हैं, एग्जीक्यूटिव के। लेकिन ये इससे बिल्कुल अलग है, लेकिन हाँ इनके लोगों में समन्वयता है, अर्थात इसके पदाधिकारी इसके भी मेंबर होते हैं। हाँ, भारत में ये अलग है। ठीक है, अब ये जब अलग हो गई तो ये भी बिल्कुल सेपरेट है। ये क्या है, ये भी सेपरेट है, ये भी सेपरेट है, और ये भी सेपरेट है, अर्थात तीनों अलग अलग रूप में काम करेंगे, पृथक पृथक हैं। समझ में आया कि किस प्रकार से अमेरिका से अलग है। लेकिन अब देखिए सेपरेट तो हैं, लेकिन इस प्रकार से बैलेंस है कि एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं। कैसे, अगर किसी जज को हटाना हो तो विधायिका क्या करेगी, विधायिका में महाभियोग चलेगा। लेकिन ये इसके जो काम करने का, इसका जो काम करने की शक्ति है, इसकी जो कार्य शक्ति है, उसमें ना कार्यपालिका और ना ही विधायिका कोई टांग अड़ाएगी। ऐसे ही जब विधायिका कोई कानून बनाती है तो न्यायपालिका उसका क्या कर सकती है, न्यायपालिका उसको उसकी जांच कर सकती है, न्यायिक समीक्षा कर सकती है, और ये देख सकती है कि संविधान सम्मत है या नहीं। तो इस प्रकार से शक्ति पृथक्करण, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर को हमने पूरी तरीके से ना अपनाकर अपने सिस्टम को अपने तरीके से ढाला है। कैसे कि हम सेपरेट तो हैं, लेकिन हम कैसे हैं, समन्वय। हम किस पर आधारित हैं, समन्वय। तो हम कह सकते हैं
कि भारत में शक्ति पृथक्करण नहीं कार्य पृथक्करण है। ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल लिखित रूप में, मतलब लिखित नहीं, हम ऐसे बिल्कुल सहज होकर बोल सकते हैं कि यहाँ कार्यों का पृथक्करण है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, समझिए इस बात को कैसे। अब इसको देखिए क्या है भारत में शक्ति पृथक्करण, बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। भारत में शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में कार्यपालिका विधायिका के बीच संघर्ष की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल वही बात है, भाई संघर्ष की संभावना बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के काम में टांग भले ही ना अड़े, सब्जेक्ट भले ही अलग हो, लेकिन समन्वय पर आधारित है। क्योंकि कार्यपालिका सेपरेट है और विधायिका सेपरेट है। तो ये अभी मैंने बताया कि जब इसको कार्यपालिका को काम करने के लिए वित्त की जरूरत होगी तो ये मना कर सकती है ना, तो काम करने में समस्या पैदा हो सकती है। अब देखिए, इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अध्यक्षीय शासन को ना अपनाकर कैसे शासन को अपनाया? संसदीय शासन को, जो बिल्कुल मैंने जस्ट अभी समझाया है, संसदीय शासन को। अर्थात राष्ट्रपति सिस्टम नहीं है, राष्ट्रपति सिस्टम नहीं है, कैसा सिस्टम है? पीएम प्रधानमंत्री सिस्टम है। संसद से आएगा ये उठ के। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता, उसे जनता चुनती है, और इसमें ये संसद का भाग होता है। ठीक है ना, और ये कहा भी गया है सीधे सीधे कि किसी व्यक्ति को 6 महीने से अधिक प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता अगर वो संसद के किसी सदन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें शक्तियां राष्ट्रपति में निहित ना होकर किस में निहित हो जाती हैं? मंत्रिमंडल में निहित हो जाती हैं, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल कम होगी, क्योंकि जब दोनों के लोग एक साथ काम करेंगे मिलकर तो समन्वय बना रहेगा और एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने की संभावना कम होगी। तो भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत तो है, लेकिन यह अमेरिका से अलग है। अमेरिका की हूबहू नकल नहीं कह सकते। समझ में आई बात? आगे चलिए। मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए पढ़ना है आपको, तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल रूप से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को समझना पड़ेगा। अब देखिए, भारत में सरकार के 3 अंगों के बीच, भारत में सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? वही एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और आपकी जुडिशरी के बीच नियंत्रण और संतुलन पाया जाता है। क्योंकि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, क्योंकि न्यायपालिका के पास ये शक्ति होती है कि वो कार्यपालिका के और विधायिका के कार्यों का पुनरावलोकन करके उनको रोक सकती है अगर वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे। वहीं न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार संसद को दिया गया है। भाई ये संसद है, भारत की बात चल रही है, ये संसद है और ये आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर न्यायाधीश है आपका, जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, या जो मेंबर हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें अगर हटाना है तो संसद जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है कि सेपरेशन है बिल्कुल, वो अपने तरीके से हटाएंगे, नहीं, संसद आना पड़ता है। और संसद अगर कोई कानून बनाएगी तो उसके लिए लोग कहाँ चले जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट खुद से भी ये तय कर सकता है कि ये काम संसद ने सही किया है या नहीं। जबकि उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना होता है। वही बात है कि अगर अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे कि लोगों के अधिकारों का हनन हो जाए या कानून सम्मत या संविधान सम्मत नहीं हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देगा, अर्थात रद्द कर सकता है। तो दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों समन्वय के पिलर पर खड़े हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है भारत के इसके लिए, राजनीतिक व्यवस्था के लिए। आगे देखिए, भारत में देखो संसदीय शासन को अपनाया है, बिल्कुल। इसकी मूलभूत विशेषता विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का सम्मिश्रण है। इसकी मूलभूत विशेषता क्या है? कि इसकी विशेषता विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का सम्मिश्रण। शक्तियों का सम्मिश्रण का मतलब क्या है? कैसे सम्मिश्रण है कि किस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका के दोनों लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। भाई जब विधायिका, जो लोग कार्यपालिका में हैं, परिषद का भाग है, मंत्री परिषद का, जब वो आपकी विधायिका में बैठेंगे तो कार्यपालिका के द्वारा जिन कार्यों को करने के लिए
विधायिका की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वे बड़े आराम से उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसे क्या क्या कहते हैं, सम्मिश्रण की शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना अनिवार्य है। भाई देखो भारत में क्या है, संसद है, ये विधायिका है और ये सरकार है। इसे मैं सरकार लिख लेता हूँ, ये सरकार है। अब संसद में जो लोकसभा है उसमें लोग चुन के आते हैं, तो लोकसभा के सदस्य ही तो सरकार बनाते हैं। तो वही तो बात कही है इसमें कि कार्यपालिका का सदस्य होने के लिए अर्थात सरकार का सदस्य होने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। मंत्री को विधायिका का यानी कि संसद का सदस्य भी होना होगा, चाहे वो फिर लोकसभा का हो चाहे फिर वो राज्यसभा का, लेकिन वो उत्तरदायी लोकसभा की ही होती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में संसदीय राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है, संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होता, ध्यान रखना, यही अंतर है। और भारत में लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती हैं सरकारें। ठीक है, जबकि अमेरिकी संविधान में विद्यमान शक्ति पृथक्करण के अनुसार विधायिका का सदस्य कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है कि इसका सदस्य होगा, नहीं, ये अलग रूप में चुने जाएंगे और ये अलग रूप में काम करेंगे और अलग होंगे, बिल्कुल सेपरेट होंगे। इनका चुनाव अलग होगा, इनका चुनाव अलग होगा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में कार्यों का पृथक्करण है, शक्ति का पृथक्करण नहीं। वही जो बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अब देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय शक्ति को अपनाकर शक्ति के सम्मिश्रण के विचार को अपनाया है, क्योंकि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है, सरकार के जो तीन अंग हैं कौन कौन से हैं भाई, एग्जीक्यूटिव, दूसरा आपका जो विधायिका है लेजिस्लेचर, और तीसरा जुडिशियरी। ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों पूरक हैं, देखिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशरी में जो आपके जज हैं यानी कि जो न्यायपालिका के अधिकारी हैं, वो उनके लिए पद से हटाने के लिए उन्हें कहाँ जाना होगा, उन्हें पद से हटाना है तो संसद उसके लिए आधिकारिक रूप से अधिकार रखती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए कोई ऐसा काम जैसे राष्ट्रपति को हटाना होगा तो संसद इसके लिए वो अधिकार रखती है। लेजिस्लेटिव कोई ऐसा काम करती है तो उसके लिए जुडिशरी काम करेगी। अर्थात एक दूसरे के पूरक हैं, तीनों के बीच संबंध है। इसलिए भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से अलग और विशिष्ट है। बिल्कुल यही बात है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से अलग और विशिष्ट है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है जबकि भारत में कार्यों का पृथक्करण है। अमेरिका में कैसा पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण, और भारत में कार्यों का पृथक्करण है। तो ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हम मेंस में क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं कि भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन फिर भी हमने ये अमेरिका से उधार भले ही लिया हो, लेकिन यह हूबहू अमेरिका की नकल नहीं है। ऐसे भी कह सकते हैं आप, नहीं तो कह सकते हैं कि भारत का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका से बिल्कुल अलग और विशिष्ट रूप अपनाए हुए है। इस बात को टिप्पणी कीजिए या इस बात को सिद्ध कीजिए, कुछ भी कह सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है सेपरेशन ऑफ पावर, ये समाप्त होता है। इसके बाद अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए इसी तरीके से कंसेप्चुअल टॉक के रूप में काम करेगा। बिल्कुल एक एक क्लास कंसेप्ट के रूप में समझाते चलेंगे कि राष्ट्र क्या है, राज्य क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया है। आज सेपरेशन ऑफ पावर समझाया है कि किस प्रकार से राज्य के अंग अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 368 कैसे काम करता है अच्छे से समझाया हुआ है। अनुच्छेद 368 के बाद जो मूलभूत ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अच्छे से समझाया है। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट क्लियर होता चलेगा और पॉलिटी में कोई समस्या नहीं होगी, बात की गारंटी है। तो बने रहिए हमारे साथ और धन्यवाद, नमस्कार।